वेरा क्रैप्सोवा को थाईलैंड में मॉडल के रूप में काम करने का एक ऑफर मिला। 12 सितंबर 2025 को वो अपने एक सपने को पूरा करने की खुशी में उस कंट्री में जाने वाली थी। हालांकि 1 महीने से भी कम टाइम बाद उसका बॉडी उसके ऑर्गन्स के बिना किसी दूसरी कंट्री में पाया गया। ये केस एक सीरियस वार्निंग है जो हमें दिखाता है कि जब कोई बात सच होने से पहले बहुत अच्छी लगती है तो हमें डेडली ट्रैप में फंसने से बचने के लिए वार्निंग देती है। वेरा क्रैप्सोवा का जन्म 31 दिसंबर 1998 को मिन्स्क सिटी में हुआ था। वो सरगई और ओल्गा की डॉटर थी जिन्हें हम्बल और डेडिकेटेड बताया गया था। सोर्सेस के अकॉर्डिंग सरगई और ओल्गा के कोई और बच्चे नहीं थे, इसलिए वेरा इकलौती चाइल्ड की तरह बड़ी हुई। बहुत छोटी एज से ही वेरा को आर्ट से जुड़ी हर चीज में रुचि थी, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या डांस। ये देखते हुए वेरा के पेरेंट्स ने उसे अपने घर के पास एक म्यूजिक स्कूल में एडमिशन दिलाने का फैसला किया ताकि उसका टैलेंट निकल कर बाहर आ सके। इस म्यूजिक स्कूल में वेरा ने डांस, सिंगिंग और कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखा। ऐसा कहा जाता है कि उस एज में भी उनमें एक ऐसी टैलेंट थी जो अटेंशन अट्रैक्ट करती थी, जबकि कई बच्चे अपनी आफ्टरनून सड़कों पर खेलने में बिताते थे। वो क्लासेस में नोट्स का प्रैक्टिस करती थी, म्यूजिक में सांस लेती थी और स्टेज के सपने देखती थी। अपनी टीनेज ईयर के दौरान वेरा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी की और वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट अपनी माँ को घर में मदद के लिए भी देती थी। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वेरा ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने हमेशा के लिए उसकी बात तय कर दी। यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय उसने ट्रैवल करना चुना। वेरा दुनिया देखना चाहती थी, एक्सपीरियंस में जीना चाहती थी और अपने टर्म्स पर जिंदगी बिताना चाहती थी, और इसलिए बहुत छोटी एज में ही उन्होंने एशिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। 2018 में 19 इयर्स की एज में वेरा ने बेलारूस छोड़ने का डिसीजन लिया और चाइना चली गई। चाइना के अलावा उन्होंने सिंगापुर और वियतनाम जैसे दूसरे एशियन कंट्रीज भी विजिट किया। सोर्स के अकॉर्डिंग चाइना और दूसरे कंट्रीज में रहते हुए वेरा ने वेरियस फील्ड में काम किया, लेकिन ये उनकी म्यूजिकल टैलेंट ही थी जिसने उन्हें कुछ पहचान दिलाई। वेरा जिन एशियन सिटीज में जाती थी वहाँ की छोटे छोटे नाइट बार में गाना गाया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से लोगों को उनका सॉन्ग पसंद आता था और जब वेरा को परमिशन मिलती थी तो उन्हें अच्छी टिप भी मिलती थी। उन्होंने कुछ मॉडलिंग का भी काम किया था, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन इससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद वेरा हर रोज अपने पेरेंट्स से बात करती थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बिना कंडीशन के उसे सपोर्ट किया, जिससे वेरा के आगे 2 सपने, एक फेमस सिंगर बनना और दुनिया देखना, पूरी करने में हेल्प मिली। सितंबर 2025 तक 26 इयर्स की एज में वेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रही थी और एक ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी जो उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके और उसके करियर को भी बढ़ावा दे सके। तभी सोशल मीडिया के थ्रू, पॉसिबली टेलीग्राम के थ्रू, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्रिमिनल अक्सर यूज किया करते हैं, वहाँ से एक बेहतरीन ऑफर सामने आई। ऑफर में थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में पार्ट टाइम मॉडलिंग जॉब का वादा किया गया था, जिसमें $3000 से $5000 पर मंथ का अट्रैक्टिव सैलरी दिया जाएगा। थाईलैंड जो अपने ट्रॉपिकल बीचेस, टेम्पल्स, स्ट्रॉन्ग पैशन और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, वेरा जैसे यंग वुमेन के लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन की तरह लगा, जो इंटरनेशनल करियर का ड्रीम देखती थी। इस ऑफर में फोटो सेशन और मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट शामिल थे जो उनके एम्बिशंस के जैसे दिख रहे थे। कॉन्फिडेंट और एक्साइटमेंट से भरी वेरा ने इस नए चैप्टर के लिए अपने एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करते हुए सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की। उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी उसके ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का एक मौका था, खासकर ऐसे मार्केट में जहां उसकी ब्यूटी और टैलेंट के लिए दरवाजे खुल सकते थे। उसके फैमिली ने बताया कि वो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत एक्साइटेड और खुश थी और थाईलैंड जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से कुछ भी रियल नहीं था। वेरा को क्लियरली इसका कोई आइडिया नहीं था कि उसे एक डेडली ट्रैप में फंसाया जा रहा था। 12 सितंबर 2025 को स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। सोर्स के अकॉर्डिंग थाई इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो पासपोर्ट कंट्रोल से अकेले ही गुजरी थी। निगरानी फुटेज में उसके साथ किसी तरह का प्रेशर नहीं देखा गया। वेरा थाईलैंड पहुंचने के बाद अपने फैमिली के साथ कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में थी, लेकिन 4 अक्टूबर 2025 को जवाब देना बंद कर दिया। उसकी मां ने 9 अक्टूबर को उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट दी और वियतनाम के बेलारूस एम्बेसी से कांटेक्ट किया, जो म्यांमार के साथ साथ बैंकॉक के एम्बेसी को भी कवर करता है। एम्बेसी ने म्यांमार और थाईलैंड के अथॉरिटीज को पूछताछ के लिए रिपोर्ट भेजा। वेरा का पता लगाने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट किया
बेलारूस के एम्बेसडर ने कंफर्म किया कि वेरा 20 सितंबर को बैंकॉक से म्यांमार के लिए निकली थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उस टाइम उसके ठिकाने या लीगल सिचुएशन के बारे में कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं थी। थाई अथॉरिटीज का कहना है कि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि उसका किडनैप थाई स्वेल पर किया गया था। हालांकि कुछ सोर्सेज का क्लेम इससे ऑपोजिट है। सच्चाई ये है कि थाईलैंड पहुंचने के कुछ दिनों बाद वेरा की मुलाकात उस मॉडलिंग रिक्रूटर से हुई जो उसका इंतजार कर रहा था। उसी मोमेंट उसे एहसास हुआ कि वो ट्रैप में फंस गई है। उसके सभी डॉक्यूमेंट्स और सभी सामान जब्त कर लिए गए। इसके बाद उसे जबरन म्यांमार ले जाया गया, जो थाईलैंड की बॉर्डर से लगा हुआ कंट्री है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हरासमेंट के लिए जाना जाता है। म्यांमार में किडनैपर्स ने वेरा को अपने साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया। क्रिमिनल्स ने हर तरीके से उसका शोषण किया और फिर उसे एक सीक्रेट कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया गया। इन सीक्रेट कॉल सेंटर में आमतौर पर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी होती है, जिसमें गार्ड से लेकर कांटेदार तारों से ढकी ऊंची दीवारें शामिल होती है। ये सब किसी भी बंदी को भागने से रोकने के लिए है। इनमें से ज्यादातर लोकेशंस लोकल मलेशिया के सपोर्ट से चाइनीज गैंग्स थ्रू चलाई जाती है। इनमें रेस्टोरेंट, शॉप्स और स्पा जैसे कंफर्टेबल स्ट्रक्चर्स मौजूद है, लेकिन ये सारी चीजें जेलों की तरह काम करते हैं। ऐसा अनुमान है कि म्यांमार में 21 कंट्री के 120,000 लोग गुलाम हैं। फैब 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये प्लेस साइबर फ्रॉड्स, जबरन प्रोस्टिट्यूशन और एक्सट्रीम केसेस में ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता है। वेरा को रोमांस स्कैम के नाम से जाने जाने वाले प्लान में डेटिंग ऐप पर फेक प्रोफाइल बना के वेल्दी मैन्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए मजबूर किया गया। इसका गोल फोर्स इमोशनल रिलेशनशिप बनाकर उससे पैसे निकलवाना होता है। इन कॉल सेंटर्स में लोगों को लगातार निगरानी में 16 घंटे की टाइट शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहाँ उनकी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स या बाहरी दुनिया तक पहुंच नहीं होती है। जो लोग क्रिमिनल्स के थ्रू सेट टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें कठोर सजा का सामना करना पड़ता है, जिसमें फिजिकल असॉल्ट, जबरन प्रोस्टिट्यूशन या डेथ तक भी शामिल होती है। हाल ही में 23 अक्टूबर को लगभग 700 लोग इनमें से कॉल सेंटर से भागने में सफल रहे और बॉर्डर पार करके थाईलैंड पहुंच गए। घटना के बाद थाई इमिग्रेशन और मिलिट्री फोर्सेस ने भागे लोगों की इमरजेंसी हेल्प की। थाई अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिफरेंट कंट्रीज के लोग शामिल थे। कई वीक्स तक क्रिमिनल्स के लिए कोई प्रॉफिट न जनरेट करने के बाद वेरा को उनके लिए बेकार समझा गया। इसके बाद उसे एक दूसरे क्रिमिनल ग्रुप को बेच दिया गया, जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। उसके ज्यादातर ऑर्गन्स ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए निकाल लिए गए, जिसके बाद उसका बॉडी जंगल के इलाके में फेंक दिया गया। ज्यादातर पार्ट्स खोखला हो चुका था और बाद में लोकल लोगों को इसकी बॉडी मिली, जिन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। इस बीच वेरा की तलाश जारी थी। उसके फैमिली को क्रिमिनल्स के फोन आने लगे, जो उसके बॉडी को वापस करने के बदले में $500,000 की मांग कर रहे थे। फैमिली बहुत दुखी थी, क्योंकि अब तक उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। इसके अलावा फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन क्रिमिनल से वेरा की बॉडी लौटाने की विनती की। इसके बाद उन्हें एक गुमनाम मैसेज मिला, जिसमें कहा गया था कि वेरा को ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेटवर्क को बेच दिया गया है, उसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं और उसके बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। म्यांमार से 16 अक्टूबर 2025 को फैमिली को भेजे गए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्लेम किया गया कि वेरा की डेथ फ्लू विलेज में हार्ट अटैक से हुई थी और उनका अंतिम संस्कार दोपहर 12 बजे इनकिन विलेज में उसी दिन किया गया था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसकी डेथ क्रिमिनल नेचर की थी और इंडिकेशन मिला कि उसके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट के लिए निकाल लिया गया था। इससे पता चलता है कि म्यांमार की गवर्नमेंट, जो कुछ वॉर के कारण बड़े संकट से गुजर रही है, वो आगे की प्रॉब्लम से बचने के लिए केस को दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग वेरा की फैमिली पूरी तरह से अंधेरे में है। उन्हें पता ही नहीं है कि वेरा की अस्थियां कहाँ है और क्या एक्चुअली में उसका अंतिम संस्कार किया गया था। वो कम से कम वेरा की अस्थियां को बेलारूस वापस लाना चाहती है। वेरा के केस में क्लैरिटी की कमी और म्यांमार के अथॉरिटीज थ्रू उल्टे पुल्टे जानकारी देने के कारण मलेशिया और ग्रुप थ्रू कंट्रोल किए जाने वाले एरिया को इन्वेस्टिगेट करना ज्यादा मुश्किल और पॉसिबली इम्पॉसिबल हो जाता है। बेलारूस के एम्बेसडर ने कहा कि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन झूठी और र्यूमर्स पर बेस्ड है। उनके अकॉर्डिंग कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है और अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वेरा जिंदा हो। इवन दो म्यांमार के अथॉरिटीज ने डॉक्यूमेंट्स जारी करके कहा है कि उसकी डेथ हो गई है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, बट वेरा की फैमिली पूरी तरह से दुख में जी रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। दिस इज अ डेवास्टेटिंग केस। कैसे एक लड़की जो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, उसके साथ इतनी बुरी चीज हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।